बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीलॉग साइफ़र के हवाले से कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड पे लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टोरी सुबह से मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि आज़म खान, क्योंकि मैं पिछले वीलॉग में कह चुका हूँ कि एक बहुत बड़ा इशू ये है कि आज़म खान वो शख्स है जो पिछले तकरीबन 1 महीने से लापता था, गुमशुदा था, और गुमशदगी या अगवा की एक FIR जो है, अगवा की FIR बल्कि आज़म खान के भतीजे मोहम्मद सईद ख़ान की तरफ से इस्लामाबाद के थाने में दर्ज कराई गई थी, थाना कोसार में, और उसकी कॉपी मेरे पास है। ये 16 जून को FIR दर्ज हुई थी थाना कोसार में आज़म खान के अगवा के हवाले से, और फिर 1 महीने तक आज़म खान की वेयर अबाउट्स का पता ही नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन राना सनाउल्लाह साहब आज ये कहते हैं कि आज़म खान साहब जो थे वो अपने दोस्त के घर पे थे और मंजर आम पर आना इनका अपना फ़ैसला है, और उनकी इतलात यानी कि राना सनाउल्लाह की इतलात के मुताबिक वो अपने घर पर अब मौजूद हैं और कल शाम से मौजूद हैं। ये राना सनाउल्लाह की आज की प्रेस टॉक है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो अपने दोस्त के घर पर थे और मंजर आम पर आना उनका अपना फ़ैसला है, और वो 2 दिन से वो अभी इस वक्त जो है वो अपने घर पर मौजूद हैं और कल शाम से मौजूद हैं। ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। अच्छा, रिकॉर्ड अदरवाइज़ बात करता है। रिकॉर्ड ये कहता है कि आज़म खान के घर वाले जो हैं उन्होंने 16 जून 2023 को उनके भतीजे मोहम्मद सईद ख़ान ने एक एप्लीकेशन दी थाना कोसार इस्लामाबाद में, जिसमें उन्होंने कहा कि आज़म खान मिसिंग हैं या उनका अगवा हो गया, और उस हवाले से उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की दरख्वास्त दी। वो उसमें कहते क्या हैं? वो कहते हैं that the applicant is a nephew of Mohammad Azam Khan, a grade 22 serving PAS officer and former principal secretary to Prime Minister, who is currently residing at such and such address with his family members. यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं नेफ्यू हूँ आज़म खान का, जो कि 22वें ग्रेड का एक सरकारी अफसर है, और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था साबका प्राइम मिनिस्टर जो कि इमरान खान साहब थे, और उनका घर का ये एड्रेस है। इस एड्रेस पे वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रह रहे थे। और वो कहते हैं कि ऑन जून 15, 2023 माई अंकल लेफ्ट हिज हाउस अराउंड बिटवीन 6:30 PM to 7 PM फॉर एन अपॉइंटमेंट इन इस्लामाबाद, बट सिंस देन ही हैज़ बीन मिसिंग एंड नॉट इन कम्युनिकेशन विद एनीवन। वो कहते हैं जी 15 जून 2023 को मेरे अंकल अपने घर से निकले, तकरीबन 6:30-7 बजे शाम का वक्त था। एक उनकी मीटिंग या अपॉइंटमेंट थी, उसके लिए इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट थी, उसके लिए वो निकले, और उसके बाद से वो मिसिंग है और उनसे किसी का घर वाले का कोई राब्ता नहीं है। द अंडरसाइंड एंड हिज फैमिली हैज़ चेक्ड फ्रॉम एवरी पॉसिबल कॉन्टैक्ट about his whereabouts and so far has not been able to trace him. His phone is also switched off. मुद्दई ये कह रहा है कि मैंने और दीगर जो फैमिली है उन्होंने चेक कर लिया हर मुमकिना उस शख्स से या कॉन्टैक्ट से जिनके पास आज़म खान के वेयर अबाउट्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती थी। हमने उनसे पूछा है कि आपको उनके वेयर अबाउट्स का पता है, लेकिन किसी ने भी हमें नहीं कोई भी इस पोजीशन में नहीं है बताने की, और हम अभी तक आज़म खान को ट्रेस नहीं कर सके, और उनका फ़ोन जो है वो भी बंद जा रहा है एंड कैन नॉट बी रीच्ड, और हम उनसे रब्ता नहीं कर पा रहे हैं। इन व्यू ऑफ द अफोरमेंशन्ड सर्कमस्टांसेस, इट इज़ रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट नेसेसरी लीगल एक्शन including registration of FIR of missing/abduction of Mohammad Azam Khan may kindly be taken at the earliest. मौजूदा हालात में ये दरख्वास्त की जाती है कि आज़म एक तो कानूनी कार्रवाई की जाए और बशमूल एक FIR रजिस्टर करने के आज़म खान के मिसिंग होने के हवाले से या उनके अगवा होने के हवाले से, और जल्द अज जल्द ये FIR दर्ज की जाए। तो ये 16 जून को FIR दर्ज भी होगी। उसके बाद ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गया है और वहाँ पर भी पुलिस गई है, और उसके बाद अदालत में जाके पुलिस ये कहती भी रही है कि जी हमें तो आज़म खान के हवाले से कुछ मालूम नहीं है। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का अपना एक ट्वीट है, आप ये देखें, 16 जून 2023 का इस्लामाबाद पुलिस का अपना एक ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि सीनियर अफसर आज़म खान गुमशुदगी का मामला, इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस आज़म खान की गुमशुदगी के हवाले से कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। दरख्वास्त दहिंदा मुतलका थाने से रब्ता करे ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। आज़म खान के हवाले से किसी के पास कोई भी इतला हो तो पुकार 15 पर इतला दें। तो एक तरफ तो आज़म खान के भतीजे का स्टेटमेंट उनकी एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे है, उस एप्लीकेशन की बुनियाद पे जो FIR का इंदराज हुआ है वो रिकॉर्ड पे है, उस एप्लीकेशन की बुनियाद पे इस्लामाबाद पुलिस ने जो ट्वीट किया है वो रिकॉर्ड पे है, जिस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि किसी को आज़म खान के हवाले से पता हो तो 15 पर कॉल करके बताएं। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि वो तो पिछले
अरसे में अपने दोस्त के घर पर थे। वो अपने यानी कि राना सनाउल्लाह साहब को अगर पता था कि वो अपने दोस्त के घर पर हैं, तो ये जो FIR दर्ज हो रही थी और इस्लामाबाद पुलिस खुद कह रही है कि किसी के पास इत्तला हो तो 15 पर कॉल करके बताएं, तो राना सनाउल्लाह साहब को तो चाहिए था, और वो तो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, पुलिस उनके अंडर भी आती है, तो उन्हें तो चाहिए था वो फौरी तौर पर पुलिस को बताते कि ये जो आज़म खान के भतीजे ने FIR दर्ज कराई है, और जिसके बाद आप ट्वीट करते फिर रहे हैं कि किसी को आज़म खान के हवाले से कुछ पता हो तो 15 पे कॉल करके बताए, तो आज़म खान तो फ़लाने दोस्त के घर पर है, उसका ये पता है, वहाँ पे जाओ, उसे बाजियाब कराओ और इस केस को सॉल्व करो। लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद एक तो ये बात होगी। अच्छा, अब फिर ऑल ऑफ अ सडन, जैसे मैंने पहले कहा कि टाइमिंग, कल लाहौर हाई कोर्ट ने FIA की जो इन्वेस्टिगेशन साइफ़र के हवाले से थी उसके ऊपर से स्टे ख़त्म किया है, और इधर ऑल ऑफ अ सडन आज़म खान एकदम बरामद होते हैं और ख़बर आ जाती है कि उन्होंने 164 का बयान दिया। ये ज़रा डिटेल्ड वीलॉग है। अब 164 के हवाले से भी मैं बहुत सारी लीगैलिटीज़ पर बात करने जा रहा हूँ आज के वीलॉग में, लेकिन उससे पहले एक और इशू। आज जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है साइफ़र के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक ढोंग रचाया था और इसकी सज़ा हर कीमत पर मिलनी चाहिए, और यही बात अता ताड़ड़ ने की है कि हर सूरत सज़ा मिलेगी, और गिरफ्त में आ चुके हैं और इनका बचना मुश्किल है, ये नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। और इन दोनों की गुफ्तगू में एक और इल्ज़ाम जो स्पेसिफ़िकली उन्होंने इमरान खान पे लगाया है, वो ये लगाया कि इमरान खान ने साइफ़र गुम कर दिया। और आज़म खान की जो 164 की स्टेटमेंट है, रिपोर्टेडली का लफ्ज़ मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि कहीं पे अभी तक 164 की स्टेटमेंट मीडिया के साथ शेयर नहीं हुई है, ना किसी मीडिया पर्सन ने देखी है, ना किसी मैजिस्ट्रेट की अदालत का पता है कि फ़लाने मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में फ़लाने केस में आज़म खान ने 164 की स्टेटमेंट दी थी। और 164 की स्टेटमेंट देने के कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो जज साहब पूरी करते हैं। वो पूछते हैं स्टेटमेंट देने वाले से कि भाई किसी दबाव में तो नहीं दे रहे, अगर पुलिस की कस्टडी में थे तो वो पुलिस को भेज देते हैं अदालत से, विटनेस को आप वो रिलैक्स करते हैं, उसको बताते हैं कि तुम्हारे हकूक़ हैं, तुम किसी दबाव में स्टेटमेंट तो नहीं दे रहे, और अगर कोई दबाव है तो बताओ। और जब अदालत को तसल्ली हो जाती है कि ये किसी दबाव में नहीं दे रहा और ये इलीगल कस्टडी में नहीं था, उसके बाद वो फिर उसको समझाती है अदालत कि ये स्टेटमेंट तुम्हारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, और उसके बाद जाके फिर उसका स्टेटमेंट लेती है। तो क्या ये तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई हैं? अभी तक कोई जवाब नहीं है। अगर हुई हैं तो किस मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पूरी हुई हैं? अभी तक कोई जवाब नहीं है, जज साहब का नाम ही नहीं पता। और फिर 164 की स्टेटमेंट किस टाइम पे हुई है, किस दिन हुई है, ये भी नहीं पता, और किस केस में हुई है, किसी इंक्वायरी में हुई है, इन्वेस्टिगेशन में हुई है। नॉर्मली प्रैक्टिस ये है कि मैजिस्ट्रेट्स कहते हैं कि केस बताएं पहले कि किस केस के अंदर 164 की स्टेटमेंट हो रही है, तो वो भी नहीं पता कि किस केस में हुई है। लेकिन बहरहाल उस पर भी मज़ीद आ जाते हैं। लेकिन एक और बात जो मैं कह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह ने और अता ताड़ड़ ने कहा कि साइफ़र गुम हो गया। ठीक है, राना साहब ने बोला जी साइफ़र की गुमशुदगी के हवाले से कि आज़म खान ने बताया कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट इमरान खान को दे दिया, जब मांगा तो कहा गया कि वो गुम हो गया। जो ज़ाहिर है वो गुम नहीं हुआ, वो इमरान खान के पास है, इस मुकदमे में गिरफ़्तार करके बरामद किया जाए। यही बात कर रहे हैं अता ताड़ड़। अब यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब आज की तारीख में कह रहे हैं साइफ़र इमरान खान के पास चला गया था और उसने गुम कर दिया है, उसके कब्ज़े में है, उसको गिरफ़्तार करके साइफ़र को बरामद किया जाए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि 30 सितंबर 2022 का राना सनाउल्लाह का एक इंटरव्यू है जो कि मीडिया पे मौजूद है, और उस इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह से जब साइफ़र के गायब होने के हवाले से, उसकी गुमशुदगी के हवाले से पूछा गया, तो राना सनाउल्लाह ने पूछा कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि साइफ़र के गायब होने की बात नहीं है, साइफ़र वजारत ख़ारजा में मौजूद है। ये 30 सितंबर 2022 को राना सनाउल्लाह इज़ ऑन रिकॉर्ड ऑन द मीडिया ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि साइबर गायब होने की बात तो है ही नहीं, साइफ़र वजारत ख़ारजा के रिकॉर्ड में मौजूद है। जो उसकी कॉपी आई थी वज़ीर आज़म हाउस में, वो साहब वज़ीर आज़म जेब में साथ ले गए। यानी कि सितंबर 2022 में राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि ओरिजिनल वजारत ख़ारजा के रिकॉर्ड में है, उसकी कॉपी आई थी इमरान खान के पास, जो इमरान खान साहब जेब में डाल के साथ ले गए।
तो अब ये चीज़ भी क्लियर हो जानी चाहिए कि राना सनाउल्लाह तब सही कह रहे थे या अब सही कह रहे हैं। इसके ऊपर भी तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि अब जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं उससे तासुर ये जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल कॉपी इमरान खान के पास थी, सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, उसने गुम कर दिया, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई, लिहाजा इसको गिरफ्तार करके इसे बरामद कराया जाए। अब मंतक ये कहती है, अक्ल ये कहती है, कानून भी ये कहता है कि जो साइफर है दैट इज़ सपोज टू बी इन द कस्टडी ऑफ द फॉरेन ऑफिस। वजारत खारजा का डॉक्यूमेंट है, उनके पास उसकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। अगर ओरिजिनल उन्होंने किसी को दी भी है तो मेरा तो ख्याल है कि उसका बैकअप होना चाहिए, और अव्वल तो ओरिजिनल वजारत खारजा के पास ही होना चाहिए और होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वजारत खारजा से पूछना चाहिए कि भाई आपने ओरिजिनल अपने रिकॉर्ड से कैसे गायब करवा दिया, किसको दी, किसकी इजाज़त से दिया। इसके ऊपर रूल्स सर्टनली होंगे कि वजारत खारजा हैज़ टू कीप अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन देयर ओन रिकॉर्ड। तो अगर उनके रिकॉर्ड में है तो फिर राना होगी तो राना साहब ने पहले सितंबर 2022 में कहा ना कि जी ओरिजिनल तो फॉरेन ऑफिस में है, कॉपी इमरान खान साहब के पास थी, लेकिन आज उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल। तो जैसे पहले राना साहब कहने के आजम खान साहब तो घर में थे अपने दोस्त के, रिकॉर्ड कुछ और बता रहा है, इसी तरह आज वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल खान साहब ले गए अपने साथ और उनको गिरफ्तार करके बरामद कराए, लेकिन राना सनाउल्लाह का ही रिकॉर्ड ये बताता है कि वो ये पहले कह चुके हैं कि ओरिजिनल फॉरेन ऑफिस में है। तो दूसरी बात ये है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि साइफर को लीक किया गया है, ये भी अता ताड़र ने भी कहा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। तो इसमें सवाल लीगली मैं ये समझता हूँ कि ये उठेगा जब भी ये मामला इन्वेस्टिगेशन, तो खैर चलो पता नहीं क्या कह सकते हैं, कोर्ट में जाएगा तो ये मामला उठेगा कि लीक हुआ है वो डॉक्यूमेंट या लीक नहीं हुआ। देखें, आज तक साइफर की कॉपी मीडिया से तो शेयर नहीं हुई, हमने तो देखी नहीं है, हमने तो सिर्फ सुना है इमरान खान की ज़बान से कि साइफर में ये लिखा था, और उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ुबान से कि साइफर में ये लिखा था। जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि ख़त में लिखा, उन्होंने ख़त में धमकी आमेज़ गुफ्तगू थी, ये शहबाज शरीफ ने भी कहा। यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हुआ था इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी और शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भी, उसमें वो साइफर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ। अच्छा जी, अब वो साइफर जब प्रेजेंट हुआ ही होगा ना, तो शहबाज साहब का ये स्टेटमेंट आया कि जी वो उसमें धमकी आमेज़ गुफ्तगू थी। तो जब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि उसमें धमकी आमेज़ गुफ्तगू थी, इसका मतलब है कि उनके साइफर तक एक्सेस थी, या फिर असद मजीद से बात करके गुफ्तगू करके उन्होंने पूछा और असद मजीद ने बताया, और शहबाज साहब ने फिर ये इस तरह से बोला वहाँ पे कि जी उसमें धमकी आमेज़ गुफ्तगू थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप बात करते हैं कि लीक हुआ है तो वो कहाँ पे लीक हुआ है, किसने लीक किया है, वेयर इज द कॉपी ऑफ द लीक्ड साइफर। आज तक किसी के सामने साइफर नहीं आया, साइफर किसी के सामने नहीं आया, किसी ने नहीं पढ़ा। मीडिया में से मैं बात कर रहा हूँ या दीगर बाकी जितने भी हल्के हैं उनमें से। तो साइफर लीक हुआ है तो कहाँ पे लीक हुआ है, किसने लीक किया? तो साइफर के हवाले से गुफ्तगू करना क्या साइफर लीक करने के मुतरादिफ है? अगर इमरान खान ने गुफ्तगू किया कि साइफर में ये लिखा था और उसके ऊपर उन्होंने जो भी अपनी सियासत की है, उसके ऊपर बहस हो सकती है कि वो सियासत दुरुस्त थी या गलत थी, लेकिन जो भी सियासत की है क्या ये लीक करने के मुतरादिफ है? तो फिर गुफ्तगू तो शहबाज साहब ने भी की है, वो तो शहबाज साहब ने भी कहा है कि साइफर के अंदर धमकी आमेज़ गुफ्तगू थी। तो अगर गुफ्तगू करना लीक करने के मुतरादिफ है तो ये तो फिर इमरान खान के दौरे हुकूमत में बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी लीक किया है, और शहबाज साहब के दौरे हुकूमत में बतौर प्राइम मिनिस्टर ये एक्ट शहबाज साहब ने भी किया है। तो इसके ऊपर भी अदालत इंक्वायरी करेगी और तहकीक करेगी कि क्या उस साइफर के बारे में गुफ्तगू करना एज द प्राइम मिनिस्टर और द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उसको लीक करने के मुतरादिफ है, जिसकी वजह से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक होता है या नहीं होता। अच्छा, फिर वो जो गुमशुदगी की बात मैं आपसे कर रहा था ना, वो जो गुमशुदगी है जिसमें कहा कि साइफर गुम हो गया है, राना सनाउल्लाह का तो स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। फवाद चौधरी का एक स्टेटमेंट है, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था एक न्यूज़ चैनल को, उसमें उन्होंने फवाद चौधरी ने कहा, ये इंकशाफ किया उस इंटरव्यू में कि जी साइफर जो है वो काबीना ने बाकायदा तौर पे फैसला करके उसको डी क्लासिफाई किया।
डीक्लासिफाई किया, और डीक्लासिफाई करने के बाद वो स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाया, और स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया। और वो कॉपी जो है बकौल फवाद चौधरी की गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया पे है, वो ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल कॉपी जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास है, उनके रिकॉर्ड में है कि जी साइफर जो है उसको डीक्लासिफाई कराया गया, काबीना ने किया। उसके बाद डीक्लासिफिकेशन ऑफ द साइफर के बाद वो स्पीकर कौमी असम्बली के पास गया, स्पीकर ने चीफ जस्टिस को भिजवाया, चीफ जस्टिस के पास सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में ओरिजिनल मौजूद है। तो अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर साइफर गुम कैसे हुआ? और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर बकौल फवाद चौधरी के साइफर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कस्टडी में है, उनके रिकॉर्ड में है, जो कि मैं समझता हूँ कि कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल फॉरेन ऑफिस में होना चाहिए। तो गुमशुदगी की वाली जो बात है वो भी अगर रिकॉर्ड को सामने रखा जाए तो वो इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आ नहीं रही है। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं ये जो साइफर के हवाले से अब आज़म खान के इंकशाफात हैं। अच्छा, अब उसमें इशू ये है, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान साहब बहुत अरसे से अपनी तकरीरों में जो गुफ्तगू करते हैं वो ये कहते चले आए हैं कि मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह तैयार किए जा रहे हैं, लोगों को कहा जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दो। तो ये तो रिकॉर्ड पे इमरान खान की तकरीरें हैं कि बहुत सारे लोग जो उनके करीब थे उनको कहा जा रहा है कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दें और उनके ख़िलाफ़ बयान दें। तो ये इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं। अच्छा, अब दूसरा ये है कि अगर 164 के बयान पे हम आ जाएं कि आज़म खान ने दिया है, तो सबसे पहला सवाल ये है कि आज़म खान ने कब दिया है, कहाँ पे दिया है, किस अदालत में दिया है, किस मैजिस्ट्रेट में को दिया है, उस मैजिस्ट्रेट का नाम क्या है, किस केस में दिया है, और उस मैजिस्ट्रेट ने वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ जो दफ़ा 164 ज़ाब्ता फौजदारी किया उनको पूरा किया है, और अगर किया है तो कब किया है, उसका रिकॉर्ड कहाँ पे है। ये बहुत सारे सवाल हैं, और अगर इनमें से कोई चीज़ पूरी नहीं होती मिसाल के तौर पे, तो फिर 164 के बयान की जो कानूनी हैसियत है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि ये तो कानून में लिखा हुआ है कि 164 का बयान आपने किसी से लेना है तो आपने ये चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। अच्छा, अब ये पता होना, और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया में सारा दिन आज ये गुफ्तगू हुई है, चली है, साइफर 164 का बयान आज़म खान का, लेकिन किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पर्सन को ये तौफीक नहीं हुई और नहीं उन्होंने इस हवाले से बात की कि जी 164 का बयान हमने पढ़ा है। मतलब कि एक सहाफ़ी के पास एक स्टोरी आती है तो वो अपने तई उस स्टोरी को वेरीफाई करता है, उस पर तहकीक करता है, उसके बाद उसको रिपोर्ट करता है ना। तो आई एम येट टू कम अक्रॉस अ जर्नलिस्ट जिसने मुझे ये कहा हो कि मैंने 164 का बयान पढ़ा है और इसलिए मैं ये ख़बर दे रहा हूँ। 164 का बयान तो किसी के पास अभी तक है ही नहीं, और अगर है तो वो मंजर पे आना चाहिए, और फिर पता चलेगा कि वो 164 के बयान की कानूनी हैसियत क्या है। क्योंकि आज़म खान की गुमशुदगी सबसे पहले पस मंज़र में है, उसको आप बैरियर को क्रॉस करें तो कोई केस होना चाहिए जिसमें, या कोई इंक्वायरी पेंडिंग होनी चाहिए जिसमें 164 का बयान दिया जाए। किस इंक्वायरी में दिया जा रहा है, किसी वकील के थ्रू गए हैं तो किस वकील के थ्रू गए हैं, और फिर किस अदालत में गए हैं, और क्या वो उस केस से मुतल्लिका अदालत है या नहीं है, और क्या उस अदालत ने फिर वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं, उनको बताया कि आपके कुछ हकूक़ हैं, आप किसी दबाव में अगर हैं तो आप बेशक स्टेटमेंट ना दें, किसी दबाव में वो 164 का बयान अदालत नहीं लेती है, और फिर उनको बताया कि स्टेटमेंट आपके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं 164 के बयान। तो अगर 164 के बयान में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं तो वो कहाँ हैं, और अगर ये नहीं है तो फिर 164 के इस बयान की कानूनी हैसियत क्या होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं रेलिवेंट पोर्शन लॉ का आपको यहाँ से भी पढ़ के सुना देता हूँ और फिर इस वीलॉग को ख़त्म करते हैं। वो कहता है जी, सेक्शन 164 सबसेक्शन 3, अ मैजिस्ट्रेट बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशंस एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन। यानी कि मैजिस्ट्रेट इससे पहले कि वो 164 का बयान रिकॉर्ड करे, वो एक्सप्लेन करेगा उस शख्स को कि वो शख्स ज़रूरी नहीं है, ही इज़ नॉट बाउंड, वो बाउंड नहीं है टू मेक अ कन्फेशन, यानी कि वो पाबंद नहीं है कोई एतराफ़ करने का। एंड दैट इफ़ ही डज सो इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम। लेकिन अगर वो इतराफ़ करता है तो फिर उस इतराफ़ को उसी के ख़िलाफ़ सबूत के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये मैजिस्ट्रेट ने बताना है उस शख्स को 164 का बयान रिकॉर्ड करने से पहले। एंड नो मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड एनी सच कन्फेशन अनलेस, और कोई भी मैजिस्ट्रेट ऐसा कोई भी इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक कि
Upon questioning the person making it, he has reason to believe that it was made voluntarily. तो कोई भी मैजिस्ट्रेट कोई भी ऐसा इतराफ़ी बयान तब तक रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक वो उस शख्स से सवाल ना कर ले और उन सवालात के बाद उसे यकीन हो मैजिस्ट्रेट को कि ये शख्स अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरली जो है ये इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करा रहा है। यानी कि मतलब यह है कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। एंड व्हेन ही रिकॉर्ड्स एनी कन्फेशन ही शैल मेक अ मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ सच रिकॉर्ड टू द फॉलोइंग इफेक्ट। और उसके बाद वो आगे मज़ीद लीगल फॉर्मेलिटी कुछ है उसका जिक्र कर रहे हैं। तो ये मैजिस्ट्रेट साहब ने 164 का बयान देने के लिए कोई आता है शख्स, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने उसको तसल्ली करनी है, उससे सवाल पूछने हैं कि तुम पे कोई दबाव तो नहीं है, तुम अपनी मर्ज़ी से दे रहे हो। और कई दफ़ा ये भी होता है कि पुलिस वाले अगर उस शख्स के साथ खड़े हों और जज को लगे कि ये पुलिस के दबाव में दे रहा है तो वो पुलिस वालों को कहते हैं आप लोग कमरा अदालत से बाहर चले जाएं। उसके बाद वो उस विटनेस को ये कहते हैं और उसके बाद वो विटनेस कहे कि नहीं जी मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से इतराफ़ी बयान दे रहा हूँ, फिर जाके 164 का बयान रिकॉर्ड आता। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ अगर हुई हैं तो उसका रिकॉर्ड का है। जब तक वो रिकॉर्ड सामने नहीं आता तब तक ये सारी जो आज की ख़बर है बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिस पे बात बहुत ज़्यादा हुई है मीडिया के ऊपर, उसकी वैलिडिटी अंडर क्वेश्चन है। और तब तक ये जो भी अभी नताइज अख़ज़ किए जा रहे हैं इसमें से वो तो बाद की बात है कि साइफ़र के ऊपर मेरिट्स में क्या निकलेगा, लेकिन सबसे पहले ये जो उसकी वैलिडिटी है या उसकी जो लीगैलिटी है, इसका जो बैरियर है, इसको क्रॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब इसको क्रॉस करेंगे उसके बाद फिर मेरिट्स के ऊपर उसके ऊपर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अदालत में केस चलना भी चाहिए। एंड बाय द वे ये उन्होंने भी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने कहा था कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो ये तो डिमांड सबकी है, तो बन जाए जुडिशल कमीशन, हो जाए इंक्वायरी, हो जाए इन्वेस्टिगेशन, बट द पॉइंट इज़ कि वो लीगली हो, कानूनी तरीके से हो, आइन के मुताबिक हो। अगर उसमें सुकम होंगे या उसके अंदर झोल होंगे जो कि बहुत सारे मैंने अभी आपके सामने रख दिए, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि उस चीज़ को तो कानूनी तौर पे अदालतें एक्सेप्ट नहीं करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।